और सेकंड यूनिट है वित्तीय लेखांकन में अधिगम संसाधन। टॉपिक आपका चल रहा है वित्तीय लेखांकन में पुस्तकालय संसाधन, और सब टॉपिक है वित्तीय लेखांकन शिक्षण में पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग। यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण में पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे पुस्तकालय का उपयोग करते हुए, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते हुए छात्र अपने जीवन में किस प्रकार से शिक्षण कार्य को कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों का भी छात्र पुस्तकालय का उपयोग करते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। उसी प्रकार से पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किन किन कार्यों में किया जा सकता है। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जिनमें शिक्षण में पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट इसमें कवि गोष्ठी निबंध, कवि गोष्ठी निबंध, कवि गोष्ठी निबंध तथा कहानी लेखन, कवि गोष्ठी निबंध तथा कहानी लेखन। कवि गोष्ठी निबंध तथा कहानी लेखन से तात्पर्य यह है कि पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग, यानी कि पुस्तकालय में पुस्तकों के द्वारा छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध उत्पन्न करना चाहिए। छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध उत्पन्न करना चाहिए। किस प्रकार से सौंदर्य बोध और साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करनी चाहिए कि छात्रों को पुस्तकालय में पुस्तकों, कौन सी पुस्तकें, जो कवि गोष्ठी से संबंधित पुस्तकें हों, जो निबंध से संबंधित पुस्तकें हों, जो कहानी लेखन से संबंधित पुस्तकें हों, इन पुस्तकों का छात्र अपने जीवन में उपयोग करें। और इन पुस्तकों का छात्र अपने जीवन में उपयोग करते हुए वो इन कवि गोष्ठी के प्रति, निबंध के प्रति, कहानी लेखन के प्रति अपनी अभिरुचि तथा उसमें सौंदर्य बोध उत्पन्न हो। यानी कि छात्र की रुचि के अकॉर्डिंग, साहित्यिक रुचि के अकॉर्डिंग उसमें सौंदर्य बोध तथा उसकी अभिरुचि उत्पन्न हो। साथ में किसी साहित्यिक अभिरुचि के अध्यापक, यानी कि जो साहित्य से रिलेटेड हैं ऐसे अध्यापक, यानी कि किसी साहित्यिक अभिरुचि के अध्यापक, यानी कि ऐसे अध्यापक या ऐसे शिक्षक जिनकी साहित्य में रुचि है, साहित्यिक विषय में जिनकी रुचि है, जैसे हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, तो ऐसे अध्यापक, और अंग्रेजी साहित्य, तो ऐसे अध्यापक जिनकी साहित्य विषय में रुचि है, उन अध्यापकों की देखरेख में कवि गोष्ठी, निबंध तथा कहानी लेखन आदि साहित्यिक क्रियाओं का आयोजन करवाना चाहिए। यानी कि जो साहित्य से रिलेटेड अध्यापक हैं उनकी देखरेख में कवि गोष्ठी, निबंध तथा कहानी लेखन आदि क्रियाओं का, यानी कि आदि निबंध प्रतियोगिता का हो, चाहे कहानी प्रतियोगिता का हो, चाहे कवि गोष्ठी प्रतियोगिता का हो, इन सभी क्रियाओं का आयोजन पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से करवाना चाहिए। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से करवाना चाहिए, जिससे छात्र साहित्य के प्रति रुचि लेंगे, साहित्य के प्रति उनका सौंदर्य बोध उत्पन्न होगा और साहित्य के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा, साहित्य के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा। साथ में यह है कि समय समय पर कवि गोष्ठी, निबंध तथा कहानी लेखन इनके आयोजन की व्यवस्था समय समय पर करवाना चाहिए। चाहे कक्ष में करवाएं, चाहे किसी दिवस के उपलक्ष्य में इन गोष्ठियों का आयोजन करवाएं, जिससे छात्र में अभिरुचि उत्पन्न होगी और छात्र की साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी। नेक्स्ट है, सेकंड है विद्यालय प्रकाशन। विद्यालय प्रकाशन पत्रिका। विद्यालय प्रकाशन से तात्पर्य है कि विद्यालय प्रकाशन पत्रिका भी आजकल अन्य क्रियाओं के समान शिक्षा का एक अनुपम साधन है। यानी कि विद्यालय प्रकाशन अपनी पत्रिका का विमोचन करता है या अपने स्तर पर अपनी पत्रिका को प्रकाशित करता है। विद्यालय भी अपनी पत्रिका का विमोचन करता है या अपने स्तर पर पत्रिका को प्रकाशित करता है। तो कहने का मतलब ये कि विद्यालय प्रकाशन भी अन्य क्रियाओं के समान शिक्षा का अनुपम साधन है, शिक्षा का अनुपम महत्वपूर्ण साधन बन गया है। किसके माध्यम से? विद्यालय प्रकाशक यानी पत्रिका के माध्यम से।
आजकल प्रत्येक विद्यालय किसी न किसी रूप में अपनी पत्रिका प्रकाशित करते हैं। यानी कि आजकल प्रत्येक विद्यालय किसी न किसी रूप में, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे स्कूल के अंदर गतिविधियों से रिलेटेड कोई पत्रिका हो, तो किसी न किसी रूप में अपनी पत्रिका को प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक विद्यालय भी किसी न किसी रूप में अपनी स्वयं की पत्रिका को प्रकाशित करते हैं। विद्यालय पत्रिका निकालने में, यानी कि विद्यालय की पत्रिका निकालने से छात्रों को अनेक लाभ होते हैं। विद्यालय से संबंधित जो पत्रिका निकलती है उससे छात्रों को अनेक लाभ होते हैं। सबसे फर्स्ट लाभ तो ये होता है कि छात्र पत्रिका में दिए हुए गतिविधियों के बारे में जान जाते हैं। साथ में ही जो विद्यालय का स्ट्रक्चर है, जो विद्यालय की गतिविधियां हैं, जो विद्यालय के कक्ष हैं, उनके सबके बारे में वो विद्यालय प्रकाशन पत्रिका के माध्यम से समझ जाते हैं और सारी गतिविधियों को जान लेते हैं। साथ में यह छात्रों की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठतम साधन है। छात्रों की अभिव्यक्ति का, यानी कि छात्रों को किस प्रकार से किन गतिविधियों को फॉलो करना है, कौन से रूल्स और नियमों को फॉलो करना है, तो यह छात्रों की अभिव्यक्ति का, यानी कि विद्यालय प्रकाशक जो पत्रिका निकालता है वो छात्रों की अभिव्यक्ति का एक श्रेष्ठतम माध्यम है, एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिलता है। यानी कि विद्यालय की पत्रिका के प्रकाशन से छात्रों को स्वयं की रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करने का उनको अवसर मिलता है। क्यों अवसर मिलता है? क्योंकि पत्रिका के माध्यम से जो पूरा विद्यालय प्रकाशन पत्रिका के माध्यम से पूरी गतिविधियों को, उसमें पूरे ईयर की गतिविधियों को दिया जाता है, तो उससे छात्रों को अपने स्वयं की प्रतिभा का और अपने स्वयं की रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करने का उनको मौका मिलता है, उनको अवसर मिलता है, उनको जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों का लेखन कला में प्रवीण करने का यह एक सर्वोत्तम साधन है। यानी कि छात्रों को लेखन कला में या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का ये विद्यालय प्रकाशन पत्रिका एक सर्वोत्तम माध्यम है। प्रधानाध्यापक अपने लेख में विद्यालय की विभिन्न समस्याओं का ज्ञान तथा प्रबंध समिति के सदस्यों को समाज के सदस्यों से, मतलब प्रबंध समिति के सदस्यों तथा समाज के सदस्यों को करा सकता है। कहने का मतलब ये कि विद्यालय की विभिन्न समस्याओं का ज्ञान एक प्रधानाध्यापक विद्यालय में कौन सी समस्या है इसका ज्ञान प्रबंध समिति को करवाता है तथा प्रबंध समिति तथा समाज के सदस्यों को इसका ज्ञान हो जाता है कि विद्यालय में कौन सी समस्याएं हैं और कौन सी सुधार विद्यालय में करना चाहिए। तो वो विद्यालय प्रकाशन पत्रिका के माध्यम से उसमें समाज के भामाशाह द्वारा, समाज के दानदाताओं द्वारा विद्यालय प्रकाशन पत्रिका के माध्यम से उसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट ये है इसमें कि विद्यालय की अध्यापक और छात्र अपने विचारों को विद्यालय प्रकाशन पत्रिका में प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्यालय प्रकाशन पत्रिका में अपने विचारों को रख सकते हैं। यानी कि समय समय पर जो विद्यालय प्रकाशन पत्रिका निकलती है उसमें जो छात्र सर्वोत्तम श्रेष्ठतम कार्य करता है या अपने लेख आर्टिकल भी विद्यालय प्रकाशन पत्रिका में प्रकाशित किए जा सकते हैं। साथ में जब बालक अपने लेख तथा कविता या पत्रिका में प्रकाशित देखते हैं, यानी कि जब बालक अपने स्वयं के लेख देखते हैं, स्वयं के आर्टिकल देखते हैं या स्वयं की कोई कविता जो विद्यालय प्रकाशन पत्रिका में देखते हैं, तब वह बालक अपने आप में आनंद का अनुभव करते हैं। और आनंद का अनुभव करने से, यानी कि विद्यालय प्रकाशन पत्रिका में अपना स्वयं का नाम देखने से, यानी छात्र जब अपना स्वयं का नाम देखता है तो वो आनंद की अनुभूति उसे प्राप्त होती है और उसे सीख मिलती है कि वो उस पत्रिका के माध्यम से आगे और श्रेष्ठ कार्य करे और आगे और रचनात्मक कार्यों में भाग ले और रचनात्मक गतिविधियों में वो आगे भाग ले। साथ में उसको उत्साह का अनुभव होता है। इससे क्या होता है? उससे उत्साह का अनुभव होता है और उसको आनंद का तथा उत्साह का अनुभव होता है। यदि विद्यालय पत्रिका को विद्यालय की साहित्यिक अभिरुचि का दर्पण कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। यानी कि विद्यालय प्रकाशन पत्रिका विद्यालय के साहित्यिक दर्पण है। कहने का मतलब ये कि
साहित्यिक अभिरुचि का दर्पण है, यानी कि विद्यालय प्रकाशन पत्रिका विद्यालय का एक दर्पण होती है, एक आईना होती है, जिसमें जो नए छात्र प्रवेश करते हैं उस प्रवेशित छात्रों को वो पत्रिका के माध्यम से विद्यालय का पूरा स्ट्रक्चर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है संदर्भ पुस्तकें। थर्ड है संदर्भ पुस्तकें। संदर्भ पुस्तकें से तात्पर्य है कि संदर्भ पुस्तकों को जानकारी का भंडार कहते हैं। संदर्भ पुस्तकों को जानकारी का भंडार कहते हैं। क्यों कहा जाता है संदर्भ पुस्तकों को जानकारी का भंडार? क्योंकि जिस विषय को हम पढ़ते हैं उससे संदर्भित अन्य पुस्तकों को भी पढ़ने में संदर्भ पुस्तकें हमारी सहायता करती है, छात्र की सहायता करती है। यानी कि संदर्भ पुस्तकें वह पुस्तकें होती है जो विषय सामग्री छात्र पढ़ रहा है, उस विषय सामग्री को वो संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। ये पाठ्य पुस्तक की सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण में जब संदर्भ पुस्तकों का उपयोग, यानी कि छात्र अपने पाठ्य पुस्तकों की सामग्री में कोई कमी महसूस कर रहा है, कोई किसी टॉपिक में कोई कमी का अनुभव कर रहा है, तो संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए संदर्भ पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक। फोर्थ है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का एक परंपरागत साधन है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का एक परंपरागत साधन है। पाठ्य पुस्तक के बिना ना तो शिक्षण कार्य होगा और ना ही छात्र शिक्षण कार्य करने में रुचि लेंगे। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण का एक परंपरागत साधन है। पाठ्य पुस्तक के प्रयोग के विषय में विभिन्न विद्वानों के मतभेद हैं। पाठ्य पुस्तक के विषय में विभिन्न विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पाठ्य पुस्तकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। यानी कि कुछ विद्वान तो अपनी राय देते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, और कुछ विद्वान कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का उपयोग अधिक से अधिक हो। यानी कि कुछ विद्वान तो मानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का कम से कम उपयोग हो, और कुछ विद्वान पाठ्य पुस्तकों के उपयोग को अधिक आवश्यक बताते हैं। इस विषय पर एक विद्वान का कथन है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान को मितव्ययी ढंग से प्रदान करने के लिए, पाठ्य पुस्तक ज्ञान को मितव्ययी ढंग से प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यानी कि पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ज्ञान का मितव्ययी ढंग से प्रदान किया जा सके। छात्र अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठ्य पुस्तक की जरूरत होती है। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठ्य पुस्तक की जरूरत होती है, और इसके माध्यम से छात्रों तथा अध्यापकों का समय बचता है। यानी कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों तथा अध्यापकों का समय बचता है। क्यों? मितव्ययी तो होती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक ज्ञान में मितव्ययी ढंग से प्रदान करने के लिए, यानी कि ज्ञान को मितव्ययी ढंग से प्रदान करने के लिए आवश्यक तो है ही, लेकिन इससे छात्रों तथा अध्यापकों का समय बचाती है, और यह कम समय में लाखों छात्रों के हृदय को प्रभावित करती है। कहने का मतलब ये कि पाठ्य पुस्तक एक परंपरागत साधन है जिससे छात्र और अध्यापक दोनों कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं, किसी भी समय उस पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। तो पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग में पाठ्य पुस्तकों का होना बहुत आवश्यक है, ताकि छात्र और अध्यापक किसी भी समय जाकर अपने विषय से संबंधित टॉपिक को पढ़ सके, अपने विषय से संबंधित अध्ययन में ज्ञान प्राप्त कर सके। साथ में इसके द्वारा स्वाध्याय तथा आत्मविश्वास में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि जब छात्र या अध्यापक पुस्तकालय में जाकर पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं या अन्य पाठ्य पुस्तकों को देखते हैं, तो वो स्वाध्याय करना तो सीखते हैं, साथ में उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। क्यों आत्मविश्वास बढ़ता है? क्योंकि वो अपनी पाठ्य पुस्तक तो पढ़ते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक से कुछ अलग हटकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड कुछ अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यानी कि किसी एक टॉपिक के बारे में वो पूरा सारांश पढ़ते हैं, जबकि उनको पाठ्य पुस्तक में
जो कोई सामग्री पाठ्य विषय सामग्री कम समझ में आती है वो पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग करते हुए यानी कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक का अन्य पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हुए वो अपने आत्मविश्वास में और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। साथ में ये है कि पाठ्य पुस्तक का चयन विषय सावधानी की आवश्यकता होती है, यानी पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय विषय में विशेष सावधानी होती है। पाठ्य पुस्तक का जब भी चयन किया जाए उसके विषय में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि पाठ्य पुस्तक शुद्ध और आकर्षक छपी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक शुद्ध भाषा में तथा आकर्षक छपी होनी चाहिए और साथ में उसकी भाषा छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जो भी पाठ्य पुस्तक है या विद्यालय स्तर की हो चाहे महाविद्यालय स्तर की हो, लेकिन उसकी भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि जिस स्तर में छात्र पढ़ रहा है, जिस कक्ष में छात्र पढ़ रहा है उस स्तर की ही उनकी उस पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्याप्त चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर की अगर पाठ्य पुस्तक है तो पर्याप्त चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए और साथ में पाठ्य सामग्री भी छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए, यानी कि भाषा तो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन पाठ्य की जो सामग्री है यानी कि पाठ्य की जो सामग्री है पाठ्य सामग्री भी छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। जिस स्तर का छात्र है उसी के अनुसार उसकी भाषा तथा उसके अनुसार उसका स्तर होना चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए। साथ में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग एक साधन के रूप में, एक सहायता सामग्री एवं जानकारी के स्रोत के रूप में किया जाता है, यानी कि पुस्तकालय में अगर कोई विद्यार्थी या छात्र पाठ्य पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है या पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है तो वो एक साधन के रूप में उसके ज्ञान में वृद्धि करती है, एक सहायता के रूप में उसके ज्ञान में वृद्धि करती है और एक सहायक सामग्री तथा जानकारी के स्रोत के रूप में उसके ज्ञान में वृद्धि करती है। अध्यापक को अपना शिक्षण कार्य रोचक और प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए एवं सफल बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों में से पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि पुस्तकालय की पुस्तकों के माध्यम से ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। ये आपके 1 से 4 पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार।